हाँ जी, थर्ड पॉइंट रीड करो उसका। Plans and policies for the usage of funds deal with investment or asset mix decision. हाँ जी, अब हम देखेंगे यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट करनी, इस पर साइड पे आप थोड़ा लिख लो। इन्वेस्टमेंट इट रिलेट्स टू इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एसेट्स। हाँ जी, मतलब इसमें आप ये लिख सकते हो बस। अब हम देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिगार्डिंग विच प्लान्स एंड पॉलिसी आर टू बी मेड आर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब हमने यहाँ पे देखना है कि जो हमने फंड्स रेज कर रहे हैं उसका हमने करना क्या है। वेदर हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मीन्स हैवी इन्वेस्टमेंट इन या तो प्लांट एंड मशीनरी में या फिर कोई नए प्रोजेक्ट में, या फिर फिक्स एसेट को एक्वायर करना है, या कोई करंट एसेट्स में आप करना चाहते हो, या फिर अपने लोन्स एडवांसेस को पे करना चाहते हो, ठीक है, लोन्स कम करना चाहते हो, या कोई डिविडेंड देना चाहते हो, उसके लिए आपने कैपिटल रेज करी है। तो इन चीजों को हम क्या बोलेंगे, यूजेज ऑफ फंड्स। तो यूजेज ऑफ फंड इज इंपॉर्टेंट सिंस इट रिलेट्स टू एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो मुझे कितनी इफेक्टिवली रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, ये हम यहाँ पे डिसीजन लेंगे, ठीक है। चलो जी आगे, बस इसमें यही था, इतना ही लिखना है इसमें। ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल दिया हुआ है इसमें। हाँ जी, यहाँ पे आपने सारे फॉर्मूलाज देखने, इवेल्युएटिंग द वर्थ ऑफ बिजनेस आ जाओ, लास्ट पॉइंट। यहाँ पे अपने फॉर्मूलाज याद करने हैं। सबसे पहला है आपका नेटवर्थ का फॉर्मूला, इसको एक बार पढ़ के देखना खुद से, ठीक है। सेकंड है आपका नेट प्रॉफिट्स। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो पहले आप, पढ़ दो। The first approach in evaluating the worth of the business is determining its net worth or stockholders' equity. Net worth represents the sum of common stock, addition paid in capital, and retained earnings. After calculating net worth, add or subtract an appropriate amount for goodwill or overvalued or undervalued assets. This total provides a reasonable estimate of the firm's monetary value. ठीक है, तो यहाँ पे हम मुझे वर्थ ऑफ बिजनेस निकालनी है, तो ये आप फॉर्मूलाज याद रख लेना, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग्स, लिख लो साइड पे। इसमें फॉर्मूला है आपका 5 इंटू एवरेज प्रॉफिट्स। रीड कर दो एक बारी। The second approach to measuring the value of the firm grows out of the belief that the worth of any business should be based largely on the future benefits its owners may derive through net profits. The conservative rule of thumb is to establish a business worth as 5 times of the firm's current annual profit. ठीक है जी, 5 टाइम्स हम इसमें लेंगे। उसके बाद जो थर्ड में आपको 3 फिर से मिलेंगे। सबसे पहला आपको मिलेगा, आप अपने बिजनेस की वर्थ मान लो सेलिंग प्राइस ऑफ द सिमिलर कंपनी। आप अपने जैसा ही कोई बिजनेस देख लो, उसकी वर्थ देख लो कितनी है, उतनी ही आप अपनी मान लो, ठीक है। चलो ये तो कोई अच्छा मेथड है नहीं, पर इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। हाउ इट इज, साथ में बोल दिया, इट इज नॉट इजी टू लोकेट। सेकेंड अप्रोच क्या है, उसको हम बोलते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, एमपीएस अपॉन ईपीएस, ठीक है। यही फॉर्मूला लिखा हुआ है उन्होंने, बाय द एनुअल अर्निंग्स पर शेयर मल्टीप्लाई नेट इनकम से आप मल्टीप्लाई कर दो। फिर थर्ड अप्रोच है आपकी आउटस्टैंडिंग शेयर्स मेथड। आउटस्टैंडिंग शेयर्स मेथड में क्या बोला हुआ है, ये रीड कर लो। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है उनको किससे मल्टीप्लाई करना है हमने, मार्केट प्राइस शेयर से, एंड उसमें आप प्रीमियम ऐड कर दो, ठीक है जी। अगर आपको इसमें आता है तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो डिसीजंस, पहले तो जो 6 डिसीजंस है, क्या क्या डिसीजंस थे? हाँ जी, याद है किसी को? फर्स्ट डिसीजन, Deciding the source of funds. उसके बाद यही ना? हाँ हाँ, टू रेज कैपिटल, कहाँ से रेज करेंगे। सेकंड, budgets और project. नहीं नहीं, मैं डिसीजंस पूछ रही हूँ, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी में क्या क्या डिसीजंस लेते हैं, वो तो कंपोनेंट्स है ना। लीज पे कर लेनी है या फिर खरीद के लेनी है, बाय और लीज। थर्ड,
डिविडेंड कितना देना है, और डिस्काउंट पॉलिसी है, और कैश कितना रिटेन करना है। ठीक है, ये डिसीजंस है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे बिल्कुल। ठीक है, और उसके बाद फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के कंपोनेंट्स क्या है, ये चारों। फर्स्ट क्या है अपना, सोर्स ऑफ फंड्स, सेकंड इज प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, थर्ड इज यूजेज ऑफ फंड्स, और लास्ट हमारा एवेल्युएशन ऑफ बिजनेस वर्थ। वो किस्मत है। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट आता है एसएम में। तो थोड़ी सी केस स्टडीज भी मिलेंगी, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डायरेक्ट आएगा, पर क्वेश्चन समझ आएगा आपको। ठीक है, कोई ना, वो पहले आप मटेरियल याद कर लो, उसके बाद क्वेश्चन तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, अब इनका मुझे टेस्ट देना कल, जो स्ट्रैटेजीज हम 3 स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे आज। ठीक है, तीनों का टेस्ट लूंगी फिर कल मैं। हाँ, कल ही। जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्शन और एक लॉजिस्टिक्स, हाँ, और R&D भी कोशिश करेंगे हो जाए। मार्केटिंग नहीं होगा, सिर्फ फाइनेंशियल और जो आगे होंगी। चलो पहले पढ़ते हैं। हाँ जी, देखो, नेक्स्ट है हमारी प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी में अब क्या करेंगे, इट इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, इट इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। जो मेरी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग है वो कैसी होनी, हाँ वही चीज है। तो हमारा प्रोडक्ट कैसे मैन्युफैक्चर होएगा, कहाँ पे मैन्युफैक्चर होएगा, मेरी लोकेशन क्या होएगी। ठीक है, और प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, क्या मैन्युफैक्चर करेंगे हम, राइट प्रोडक्ट मेरा मैन्युफैक्चर हो। तो यहाँ इसलिए हम क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग करेंगे और अपनी ऑपरेशंस प्लानिंग करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, प्रोडक्शन सिस्टम इज कंसर्न्ड विद द, रीड कर दो मुस्कान। with the capacity, location, layout, product or service design, work systems, degree of automation, extent of vertical integration and such factors. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इन चीजों पे काम करेंगे। मेरी कैपेसिटी कितनी है, लोकेशन क्या, कैपेसिटी मीन्स किसकी, मशीन की कैपेसिटी। ठीक है, फिर लेआउट ऑफ द प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सर्विस डिजाइन कैसा होना चाहिए, वर्क सिस्टम क्या होनी चाहिए। फिर हमने देखा था ना उसका डिग्री ऑफ ऑटोमेशन मीन्स, डिग्री ऑफ ऑटोमेशन क्या होती है, कितना मैनुअल या फिर कितना ऑटोमेटिक। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंट ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, कितना काम खुद करें या फिर इंपोर्ट करा लें। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या था, अपना आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग, आउटसोर्स नहीं करेंगे वर्टिकल इंटीग्रेशन में, जो बेचना है वही बिजनेस साथ में स्टार्ट कर लेंगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी में ऐड कर, हाँ उसी प्रोडक्शन लाइन में अपने बिजनेस को ऐड कर लेंगे। चल, हाँ जी, रिटेल स्टोर खोल ली। ठीक है, हाँ जी, देखो नेक्स्ट रीड कर दो मुस्कान, strategy. यही देयरफॉर ऑल। Therefore, all the decisions related to production of goods and services form the production strategies. Strategies related to production system are क्लियर हो गया, सारे डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शन कहाँ लिए जाते हैं, मेरी प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी में। strategies related to production system are significant as they deal with the vital issues related to production and thereby affecting the capability of the organization to achieve its objectives. क्लियर हो गया, किससे रिलेटेड है, मेरी प्रोडक्शन के रिलेटेड है, और देयर बाय मुझे क्या हेल्प करेंगे, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, मतलब मेरी फिनिश्ड गुड्स की क्वालिटी कैसी होगी उसको मेंटेन करने में मुझे कौन हेल्प करेगा, मेरा प्रोडक्शन सिस्टम हेल्प करेगा। ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, रीड करो इसको। For example, Excel Industries, a pioneering company in the area of industrial and agrochemicals, adopted a policy of successive vertical integration for import substitution. हाँ जी, क्या कहना, अब चलो यहाँ तक आपने पढ़ लिया ना, यहाँ तक समझ आया किसी को, क्या कहना चाह रहा है बताओ। एग्जाम्पल का ही पूछ रही हूँ मैं, अगर वर्टिकल इंटीग्रेशन समझ आया तो। अब उनका प्लांट खुद लगा लिया, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, वर्टिकल इंटीग्रेशन को अडॉप्ट कर लिया फॉर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट कर दिया और क्या कर लिया, अपने पास ही प्लांट खोल लिया। क्लियर हो गया, ये भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो ये बैकवर्ड हो गया। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन दो टाइप की हो सकती है ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा ऑपरेशन प्लानिंग। ऑपरेशन प्लानिंग मीन्स डेली डेली डे टू डे ऑपरेशंस, एंड इसमें हम क्या चेक करेंगे, अपनी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट चेक करेंगे। हाँ जी, रीड कर दो। Strategies related to operations planning and control are concerned with aggregate production planning,
material supply, inventory, cost and quality management, and maintenance of plant हाँ and जी, अब हम यहाँ पे equipment. देखेंगे कितनी मैंने प्रोडक्शन प्लान करनी है, कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, कैसा मटेरियल मेरा होना चाहिए, सप्लायर कौन सा होना चाहिए, उसके बाद कितनी इन्वेंट्री मैंने मेंटेन करनी है, उनकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, उनकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, और मेरे प्लांट एंड इक्विपमेंट की मेंटेनेंस कब होएगी, एक मंथ में होएगी, 20 डेज बाद होएगी, कब कब मेरी मेंटेनेंस ड्यू होएगी। ठीक है, हाँ जी, रीड करो नेक्स्ट। Here, the aim of strategy implementation is to see how efficiently resources are utilized and in what manner the day-to-day operations can be managed in the light of long-term objectives. हाँ जी, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, डे टू डे ऑपरेशंस कैसे मैनेज कर रहे हैं, रीड कर दूं। Operations planning and control provides an example of an organizational activity that is aimed at translating the objectives into reality. ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब आ जाओ लॉजिस्टिक्स पे। अब लॉजिस्टिक्स क्या कहता है, देखो, प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी के 3 पार्ट है। पहला क्या है अपना, प्रोडक्शन सिस्टम, सेकंड इज ऑपरेशन कंट्रोल, एंड थर्ड इज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक्स क्या होता है, हाँ जी, किसमें पढ़ा था हमने, वैल्यू चेन में पढ़ा था ना, ट्रांसपोर्टेशन। तो इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन दोनों तरफ से होगी, एक तो सप्लायर से माल आएगा और सेकेंडली डिस्ट्रीब्यूटर के पास हम भेजेंगे। ठीक है, सप्लायर से लेके आएंगे और डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़ के आएंगे। हाँ जी, रीड करो। For having a smooth and uninterrupted production process, management of logistics is a process which integrates the flow of supplies into, through or out of the organization to achieve a level of service. हाँ जी, देखो, इट इज अ प्रोसेस विच इंटीग्रेट्स द फ्लो ऑफ सप्लाई। क्या है, फ्लो ऑफ सप्लाई इनटू, थ्रू एंड आउट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आना, थ्रू ऑर्गेनाइजेशन घूमना, और आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फिनिश प्रोडक्ट्स को बाहर लेके जाना ऑर्गेनाइजेशन से, टू अचीव अ लेवल ऑफ सर्विस, ऐसा सर्विस लेवल विच इंश्योर दैट, ये चीजें याद रखना अच्छे से, राइट मटेरियल आर अवेलेबल एट द राइट प्लेस, at the right time, of the right quality, and at the right cost। लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी में हमने ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। क्या क्या राइट है, देखो, पहले राइट प्लेस, फिर राइट टाइम, राइट कॉस्ट, राइट क्वालिटी, एंड राइट मटेरियल। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट रीड कर दो। Organizations try to keep the cost of transporting materials as low as possible, consistent with safe and reliable delivery. क्लियर है, ऑर्गेनाइजेशन क्या ट्राई करेंगी कि कॉस्ट मेरी क्या रहे, हमेशा लो होए, एज पॉसिबल, फ्री का नहीं, बिल्कुल जितनी कम हो सकती है हम कोशिश करेंगे उतनी कॉस्ट को कम करें, और साथ में क्या सोचेंगे, रिलायबल डिलीवरी हो जाए, मतलब मेरे गुड्स हैं जो वो बिल्कुल ही प्रॉपर कंडीशन में उनकी डिलीवरी हो जाए। अब देखो ये इसके डिसीजंस आ गए। अब लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी में क्या क्या देखेंगे, हाँ जी, देखो, पहले समझ आया व्हाट इज लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब देखो पहला डिसीजन क्या है इसमें, जब लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी बनाने बैठेंगे तो पहली चीज क्या सोचेंगे, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। अब ट्रक कहाँ भेजना है, ठीक है, ऐसे स्टोरी से याद कर लो, ट्रक कहाँ भेजेंगे, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ पे है, क्लियर। सेकेंडली, हाउ मेनी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस, सपोज मेरी रिलायंस इंडस्ट्रीज है तो कितनी सारी लोकेशंस होंगी इंडिया में, ठीक है, तो कितनी सारी लोकेशंस है मेरे पास, और उसके बाद हर लोकेशन पे क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, व्हाट प्रोडक्ट्स आर बीइंग मेड एट ईच लोकेशन, और फिर व्हाट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ज्यादा दूर है तो हो सकता है हम शिप से भेजें, ठीक है, हो सकता है ट्रक से भेजें, तो वो चीजें, और फिर नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव फैसिलिटीज, मीन वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज कैसी हैं मेरे पास, और उसके बाद देखो व्हाट इज द नेचर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। अब ये क्या होता है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, अब आपने देखा होगा अगर मेडिसिन को भेजना है, ठीक है, अगर मेडिसिन को ट्रांसपोर्ट करना है तो वो रेगुलर ट्रक्स में तो नहीं जाएगी, उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, उसमें वो आइस का चाहिए होता है, टेम्परेचर, ठीक है, तो वैसे ट्रक्स, मेरे ट्रक्स में ऐसा सिस्टम इंस्टॉल्ड होना चाहिए जिससे मेरी मेडिसिन का टेम्परेचर उतना ही रहे, कई बोलते हैं कि 2 डिग्री से ऊपर नहीं रखना, ठीक है, तो वो चीजें होती है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, कौन से लगेंगे इनमें, इसमें चाहे आप एग्जाम्पल ले लो मेडिसिन की, जैसे मेडिसिन की ट्रांसपोर्टेशन में मुझे रूम टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। और लास्ट आप ये देख लो, ये इजी है। हाँ जी, पेट्रोल मतलब,
ठीक है, तो लास्ट है मेरा वही ओन और ट्रांसपोर्ट वाला। ठीक है, या तो मुझे ओन करना है या फिर हायर पे लेना है। ये मोस्टली सारी स्ट्रेटेजीज में तो ये पॉइंट तो आप याद कर ही लेना, ये सब में ही बन जाएगा। ठीक है आपका। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या था मेरे पास। पहले तो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस कहाँ पे है, और फिर क्या क्या प्रोडक्ट्स हर लोकेशन पे बन रहे हैं। ठीक है जी। और उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, और उसके बाद मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट क्या लगेगा। ठीक है, और फिर व्हीकल को ओन करना है या फिर हायर पे करेंगे। क्लियर। चलो अब देखो ये कहता कि अगर आपकी लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी हो जाए, आप अच्छी स्ट्रैटेजी बना लो, ठीक है, तो इससे आपको क्या होंगे, ये चीजों के बेनिफिट्स हो सकते हैं। क्या क्या चीजें आप बचा लोगे, आप अपना कॉस्ट बचा लोगे। सबसे पहले तो यही था, बनाई ही इसीलिए थी ताकि हम कॉस्ट सेव कर सकें। रिड्यूस इन्वेंट्री, ज्यादा स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। फिर डिलीवरी टाइम इंप्रूव हो गया। उसके बाद कस्टमर हमारे सेटिस्फाइड है उससे, और फिर मुझे क्या मिल गई, मेरी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल गई। क्लियर है यहाँ तक। चलो एक फिर R&D भी हो ही जाएगी, R&D भी कर लो। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये कल कर लेंगे, आज होएगी नहीं है। नहीं वो अलग है, वो अलग स्ट्रैटेजी है। ये 3 पार्ट है प्रोडक्शन के। हाँ जी, देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। अब ये कहाँ पे होती है, ये क्यों करते हैं, डेवलप करने के लिए या फिर इनोवेशन के लिए। ठीक है, लिख लो इस पे। इट इज रिलेटेड टू कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। कैसे मिलेगी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, तो लॉजिस्टिक्स में भी मिल रही है, वो हमें लेनी पड़ेगी इफेक्टिवली उसको मेंटेन करने के अगर इफेक्टिवली तुम स्ट्रैटेजी को यूज कर लोगे तो उससे तुम्हें कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगी। कोर कॉम्पिटेंसी से आएगी। हाँ जी। चलो लिख दो, इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट और प्रोसेस इनोवेशन। अपग्रेड करना, हाँ जी, इट इज रिलेटेड टू प्रोसेस और प्रोडक्ट इनोवेशन। दोनों चीजों का ही लेके चलेंगे, प्रोडक्ट का भी और प्रोसेस का भी। सपोज जैसे मेडिसिन में है, मेडिसिन में कॉन्टिन्यूसली रिसर्च चलती रहती है ना। ठीक है, चलो आगे बताऊंगी। चलो रीड कर दो। Research and development personnel can play an integral part in strategy implementation. These individuals are generally charged with developing new products and improving old products in a way that will allow effective strategy implementation. R&D हाँ जी, employees देखो तो यहाँ पे हम करते क्या है, दीज इंडिविजुअल, कौन से इंडिविजुअल, R&D पर्सोनल जो है वो उनका काम क्या है, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू बना लिए, अब उनको इम्प्रूव करना, ओल्ड प्रोडक्ट्स में भी कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर देना, इन अ वे दैट अलाउज इफेक्टिव स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, और क्या करेंगे ये, ट्रांसफरिंग कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, एडजस्टिंग प्रोसेसेस टू लोकल रॉ मटेरियल, लोकल मटेरियल पे हम अपनी प्रोसेस को कैसे अप्लाई करें, एंड अडेप्टिंग प्रोसेसेस टू लोकल मार्केट्स, ऑल्टरिंग प्रोडक्ट्स टू पर्टिकुलर टेस्ट। इसमें से आप 2-3 वर्ड याद रख सकते हो, जैसे ये आपको इजीली याद हो जाएगा, ऑल्टरिंग प्रोडक्ट्स टू पर्टिकुलर टेस्ट, मतलब लोगों के टेस्ट के हिसाब से हमने, अब हम एक होता है कुछ, कोई मान लो फूड आइटम है, फॉरेन में वो चल रही है पर इंडिया में लोगों का टेस्ट ही डेवलप नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसी को थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके हमारे टेस्ट के हिसाब से बनाना। सपोज आप क्लोथ्स में ले लो, ठीक है, टोटली बाहर का फैशन तो नहीं अडॉप्ट कर सकते, उसमें थोड़ा सा ऑल्टर करा और इंडिया में वो लॉन्च कर दिया, तो उसको भी R&D बोलते हैं। चलो जी, इसने आगे वही बोल दिया, अगर आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है या कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन करनी है तो उसमें मुझे क्या चाहिए, न्यू प्रोडक्ट्स चाहिए। आ जाओ आगे। अब इसमें देखो क्या क्या डिसीजन आई। R&D पॉलिसीज कैन एनहांस स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एफर्ट्स टू। अब इसमें हम क्या क्या देखेंगे, देखो R&D में हम करेंगे, देखेंगे 2 चीजें, क्या हमें प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना चाहिए या फिर अपनी प्रोसेस को, प्रोसेस में जिस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को बना रहे हैं। जैसे एक शार्क टैंक का नया एपिसोड देखा किसी ने, वो फ्लावर्स वाला, एक नया आया, उन्होंने क्या करा, फ्लावर्स, हाँ नहीं नहीं, मेन उन्होंने प्रोसेस क्या इंप्रूव करी, शेल्फ लाइफ इंक्रीज। जैसे हम बोलते हैं फ्लावर्स की शेल्फ लाइफ 3 डेज है, तो उन्होंने प्रोसेस को इम्प्रूव करके 15 डेज पे कर दी, तो दैट इज प्रोसेस इंप्रूवमेंट। ठीक है, प्रोडक्ट तो फ्लावर ही है,
फ्लावर नहीं इंप्रूव करा, उन्होंने उसकी प्रोसेस को इंप्रूव कर दिया, दैट इज R&D। और सारा खर्चा कहाँ पे गया उनका, उस चीज में गया है कि कैसे उसको 15 डेज तक फ्रेश रखना है। ठीक है, हाँ जी। देखो नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस बेसिक और अप्लाइड। हाँ जी, बेसिक रिसर्च क्या होती है? जो नॉलेज, जो हमारी साइंटिफिक नॉलेज है, दैट इज बेसिक रिसर्च, अगर उसको एक्सटेंड करते हैं। और अप्लाइड क्या होती है? वही केस स्टडीज डाल दो, जैसे जैसे इन्होंने ये डाल दिया कि फूल की लाइफ को कैसे 15 दिन तक लेके जाएं। ठीक है, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। या कोई बोले कि सपोज कार के टायर्स हैं, उनको लंबे टाइम तक कैसे चलाया जाए, इन चीजों पे जब रिसर्च होती है उसको हम बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। नई प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं। हाँ जी, उसके बाद है फिर वही चीज, लीडर बनना है या फिर फॉलोअर बनना है, फिर रोबोट से काम कराना है या फिर ऑटोमेटिक है, या फिर किसी इंसान से कराना मैनुअल। और उसके बाद खर्चा कितना करना है, हाई, एवरेज या फिर लो। और उसके बाद दो तरीके से R&D हो सकती है। R&D आप अपने घर में भी करा सकते हो और बाहर से भी करा सकते हो। ठीक है, R&D विद इन द फर्म, मतलब आपने डिपार्टमेंट ही अपना बना लिया। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, बाहर किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया। और उसके बाद यूनिवर्सिटी रिसर्चर है या फिर प्राइवेट रिसर्चर। यूनिवर्सिटी मतलब जो अपने पास, जैसे हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी में जो लोग रिसर्च करते हैं उनको अपना प्रोजेक्ट दिया, या फिर अपना प्राइवेट रिसर्चर हायर करा। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, क्लियर। एक और क्वेश्चन इस पे ये मेन आप बनता होता है, क्रिटिकल क्वेश्चन इज वेदर अ फर्म शुड डेवलप। अब हमने यहाँ पे पूछ, अब यहाँ पे हमने बोल दिया कि R&D विद इन द फर्म करानी है या फिर बाहर करानी है। अब इस पे भी चार फैक्टर डिटर्मिन करेंगे आगे कि क्या आपको इंटरनली R&D करने में फायदा है या बाहर। आप बताओ क्या फायदा और नुकसान है। तुम्हें कॉस्ट बढ़ेगी हमारी, कॉस्ट बढ़ेगी अगर इंटरनली कराते हैं, फिर बाहर से कौन सा फ्री होएगी। वो खुद का मशीन लाइन में सेटअप करने के साथ कॉस्ट बढ़ता है। अच्छा, उनको फीस भी देनी पड़ेगी। फीस तो नेगोशिएट भी हो सकती है। अच्छा ठीक है, ठीक है, हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं हो सकती, या फिर हो सकता है हमारे पास इतनी पर्सोनल इतना अच्छा ना हो जो एक्सपर्टीज करने जो हमें चाहिए, है ना। तो अब देखते हैं ये क्या कहते हैं। ठीक है, तो वेदर अ फर्म शुड डेवलप R&D एक्सपर्टीज इंटरनली और आउटसोर्स। इंटरनली R&D करनी चाहिए या आउटसोर्स करानी चाहिए, ये चार फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। देखो फर्स्ट है अपना टेक्निकल प्रोसेस। टेक्निकल प्रोग्रेस किसको बोल रहा है ये, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को। मतलब अगर टेक्नोलॉजी बहुत स्लो है, मतलब 10 साल में टेक्नोलॉजी बदलती है, ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी टेक्नोलॉजी बदलती ही नहीं है, जैसे क्या बोल सकते हैं, फर्नीचर बोल सकते हैं, है ना, जो 10 साल तक तो नहीं बदलती, ठीक है, लंबे टाइम तक चलती है। और रेट ऑफ मार्केट ग्रोथ जो है मुझे लगता है मॉडरेट है। अब एक बार किसी ने घर का फर्नीचर ले लिया, एटलीस्ट 5-10 साल तो मेरे हिसाब से वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो मेरी ग्रोथ तो उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इन हाउस R&D क्या है, प्रेफर सोल्यूशन है। तो आप अपना ही रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि 10 साल में तो कर ही लोगे कुछ ना कुछ। ठीक है, सेकंड देखो, इफ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग रैपिडली। अब कहते हैं टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है, सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स में लगा लो, मोबाइल्स। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो, मोबाइल्स, टीवी लिख लो। टेक्नोलॉजी तो चेंज हो ही रही है, हर 6 महीने में चेंज हो रही है। एंड द मार्केट इज ग्रोइंग स्लोली, पर मार्केट स्लो है। स्लो मार्केट का मीन वही, अब टीवी ले लिया, अब टीवी में भी एटलीस्ट लोग 5 साल तो रखते ही हैं, मोबाइल भी 2 साल तो चलाते ही हैं, मतलब यंग लोग नहीं चलाते, बाकी लोग तो चलाते ही हैं। ठीक है, तो मार्केट स्लो है, इतनी नहीं है कि हफ्ते बाद लोग चेंज कर रहे हैं। तो वहां पे क्या होएगा, वहां पे तुम क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, बोलो। आउटसोर्स ही करो, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत जल्दी चेंज हो रही है। सिर्फ यही फर्स्ट पॉइंट में ही इन हाउस आपकी R&D है, बाकी तीनों पॉइंट्स में R&D आउटसोर्स करी हुई है। ठीक है, याद रखने के लिए ट्रिक है ये। चलो जी, अब थर्ड पॉइंट बोलो। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, टेक्नोलॉजी स्लो है पर मार्केट क्विकली ग्रो कर रही है। टेक्नोलॉजी नहीं चेंज हो रही पर मार्केट बहुत ज्यादा कर रही है। सपोज जैसे लगा लो, क्लोथ्स में लगा लो। ठीक है, लोग क्या है, बहुत जल्दी कपड़े खरीदते हैं, ठीक है, चेंज करते रहते हैं। वहां पे क्या है, तुम फोकस करो प्रोडक्शन पे, ठीक है, मार्केट एक्सपेंशन पे फोकस करो। तो वहां पे तुम R&D पे ध्यान मत दो। यहाँ पे भी तुम क्या करो, बाहर से करा लो R&D। और लास्ट पॉइंट क्या है,
जब दोनों चीजें फास्ट है, टेक्निकल प्रोसेस भी फास्ट है और मार्केट ग्रोथ भी फास्ट है, वहां पे भी तुम क्या करो, आउटसोर्स करा लो। लिख दो यहाँ पे आउटसोर्स। उसको धीरे धीरे इन हाउस ठीक है। सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में इन हाउस है, बाकी तीनों में क्या रहेगा आपका, आउटसोर्स रहेगा। दोनों फास्ट में। सोचो, मोबाइल्स ले सकते हो इसमें, क्लोथ नीचे में, हाँ क्लोथ नीचे भी लगा सकते हो, या फिर लगाओ दिमाग। यहाँ फोन ठीक है, सेकंड वाले में कार्ड ठीक है, सेकंड वाले में कार ठीक है, मार्केट तो क्लोज हो रहा है। पर फिर चलो ठीक है, ऐसे कर लो फिर, यहाँ पे फोन कर लो कि मार्केट ग्रोथ आप यहाँ पे फास्ट कर रहे हो, फिर यहाँ पे मोबाइल फोन्स करना, फिर मतलब टीवी मत करना, ठीक है, वहां पे टीवी भी था ना साथ में, तो फिर टीवी मत करो यहाँ पे। हाँ जी, लास्ट देखो, R&D अप्रोचेस, तीन अप्रोचेस है टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस। फर्स्ट है बी द लीडर, और बी एन इनोवेटिव इमिटेटर, और बी अ लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर। ये पहले भी पढ़ी थी हमने, पढ़ा था ना ये। चलो एक बार रीड कर लेते हैं। लीडर मतलब क्या हुआ, इनोवेटर, जैसे हमने एप्पल बोला था तब भी, है ना, तो फर्स्ट मूवर जो एडवांटेज थी। फिर इनोवेटिव इमिटेटर मतलब थोड़ा सा चेंज करके, इनोवेशन करके, बाकी टेक्नोलॉजी वही रखी, 10% चेंज कर दिया, तो इनोवेटिव इमिटेटर बन गया। लास्ट हो गया लो कॉस्ट प्रोड्यूसर, मतलब टोटली कॉपी। चलो रीड करो, रीड कर दो। Be the leader. The first strategy is to be the first firm to market new technological products. This is a glamorous and exciting strategy, but also a dangerous one. Firms such as 3M, General Electric have been successful with this approach, but many of pioneering firms have been fallen, with rival firms seizing the initiative. For example, Apple. बस इसमें आप एप्पल याद रखना कि एप्पल ने सॉल्व करा या उठा इसलिए कुछ कर नहीं दिया। लीडर बनाया ना एप्पल ने टेक्नोलॉजी में। एप्पल की वजह से बाकी फॉल। हाँ जी, इनोवेटिव इमिटेटर, इसमें दी हुई एग्जांपल सैमसंग की, थोड़ा सा कॉपी कर दिया और थोड़ा सा अपना न्यू डाल दिया। हाँ जी। A second R&D approach is to be an innovative imitator of successful products, thus minimizing the risk and cost of startup. This approach entails allowing a pioneer firm to develop the first version of the new product and to demonstrate that the market exists. तो यहाँ पे मुझे क्या होएगा, रिस्क एंड कॉस्ट क्या होएगी, कम मिलेगी। ठीक है, अगर हम लीडर बनने चाहते हैं तो वहां पे मुझे रिस्क भी रहेगा और कॉस्ट भी ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि R&D रहेगी बहुत ज्यादा उसमें। तो इसका सबसे फायदा ये है कि मेरी रिस्क भी कम है और मेरी कॉस्ट भी कम है। ये सेकेंड मूवर लगा लो। और लास्ट होगी हमारी लो कॉस्ट प्रोड्यूसर। लो कॉस्ट किसकी होएगी, जिसने R&D करी ही नहीं। ठीक है, मेजर खर्चा तो हमारा R&D का ही है, अगर R&D नहीं करी। हाँ, अब एप्पल इतने पैसे क्यों चार्ज करते हैं, मेन तो उसका खर्चा ही R&D का है। ठीक है, उस रिसर्च में इतने पैसे जाते हैं उनके। ठीक है, लास्ट देखो, वही इन्होंने एग्जांपल दे दिया अपनी ओप्पो और Xiaomi की। तो यहाँ पे क्या होएगा, मास प्रोड्यूसिंग से बट लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। रीड कर दे एक बारी। A third R&D strategy is to be a low-cost producer by mass producing products similar to but less expensive than products recently introduced. As a new product accepted by customers, price becomes increasingly important in the buying decision. Also, mass marketing replaces personal selling as the dominant selling strategy. This R&D strategy requires substantial investment in plant and equipment. ये भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे मुझे क्या करनी है, बस प्लांट एंड इक्विपमेंट में सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है, R&D में नहीं करनी है। ठीक है, मेन डिफरेंस ये है इसका। R&D अप्रोच कैसे है? कि R&D नहीं करनी, R&D की तरफ से अप्रोच का। ठीक है जी, यहाँ तक